बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। सबसे पहले बात करेंगे मैच पर, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल करते हैं। Good shot, very good shot. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। JIT इजलास, तहकीकात का दायरा वसी करने पर गौर। अब इसहाक डार और रहमान मलिक भी JIT के सामने पेश होंगे। साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इनामुर रहमान भी मैदान में आ गए। Oh, big shot. Oh, slash away. गुफ्तगू करेंगे लाहौर से आरिफ निज़ामी साहब से, इस्लामाबाद से इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, मैच के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान इंडिया का आज मैच है और पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइन को देखा जाए तो कमाल कर दिया। आज पाकिस्तान ने कंट्रोल्ड बैटिंग की, पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, ओपनर्स की जो केमिस्ट्री थी वो कमाल की थी। पाकिस्तान ने 339 का हदफ दिया है इंडिया को 4 विकेट्स के नुकसान पर। ओपनिंग की अगर बात की जाए तो पार्टनरशिप इतनी कमाल थी, बहुत मजा आया देखने में। निज़ामी साहब की तरफ चलते हैं। निज़ामी साहब, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को किस तरह से देखते हैं? एक उम्दा बैटिंग लाइन देखने में हमें आई। सबसे बड़ी बात जो आज पार्टनरशिप थी वो बड़ी कमाल थी। मोहतरमा, बैटिंग लाइन तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन उससे बड़ा कमाल जो है वो मोहम्मद आमिर का है। बिल्कुल, उन्होंने आते ही एक 0 पे विकेट ले ली, फिर वो ड्रॉप हुए उनका दूसरे जो थे, उसके बाद उन्होंने वो विकेट ली, फिर तीसरी विकेट ली। जी जी। हमारे सारे बॉलर्स ने आज और बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर जो फील्डिंग हमारी जो है वो उसी तरह नरम गरम है जैसे होती है, लेकिन अब जिस तरह के आपने भी बताया 80 रन है उनके, तकरीबन 18 ओवर हो चुके हैं और 6 बैट्समैन जो हैं बैट्समैन पवेलियन में जा चुके हैं और इस सूरत हाल में इंडिया को साफ डिफीट नज़र आ रही है। अब वहाँ पे सुना है कि अस्पतालों में इमरजेंसी लग गई है और ड्रिपें लगी होंगी। उसकी वजह है कि जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था ना, जी जी, टीवी भी तोड़ रहे होंगे, लेकिन जो जिस चीज़ से मैंने कल अर्ज़ किया था ना, मैंने तो ऐसे ही मजाकन कहा था कि इस्लाम और कुफर की कोई जंग तो नहीं है ये, सही, और हम इसको क्यों इतना कोई ईमान का मसला बना रहे हैं। लेकिन मैंने आज ऐसे किया कि मैंने कहा ज़रा इंडियन चैनल देखें, वो इतने तहकीर अमेज़ अंदाज से पाकिस्तान का जिक्र करते हैं उनके एनालिस्ट। हम हमारे टीवी चैनल्स में से जो अक्सर हैं वो इंडियन एनालिस्ट को इंटरव्यू करने में लाने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेते हैं ऑनलाइन। तीसरे मैंने ये नोटिस किया कि एक चैनल है टाइम्स नाउ, उसमें कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसर जो हैं वो शायद अफरीदी को गालियाँ दे रहे थे कि उसने कश्मीर का जिक्र किया। उसने कहा ये सारी पाकिस्तानी टीम जो है पहले ये कहे कि हम भारत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी नहीं करेंगे, फिर इनसे कोई बात होनी चाहिए खेलने की। और यानी कि इस खेल में भी उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ISI का एजेंट बना दिया। और आज जो फैसला कौन पता है हमारी, जो मुझे उसमें अब कोई शक नहीं है कि भारत को क्रिकेट के अंदर इबरतनाक शिकस्त जो है बिल्कुल सर, शिकस्त देंगे नज़र आ रही है। और जो सूरत हाल जा रही है उसमें वो अपने ओवर्स जो हैं जी वो भी नहीं पूरे कर सकेंगे। तो आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। लेकिन जैसे आपने पहले पूछा मुझसे कि इसका मैन ऑफ द मैच कौन होगा, वो आया फ़खर ज़मान साहब होंगे। फ़खर ज़मान साहब की भी एक दिलचस्प बात है कि 114 पे वो आउट हुए, लेकिन जब 3 रन बनाए थे वो क्या कॉट हो गए। वो तो उनकी खुशकिस्मती, इसमें किस्मत का बड़ा खेल है कि वो नो बॉल निकल आया। हाँ जी। अब मोहम्मद आमिर जिन्होंने इतनी विकेट ली है तवातर से, तो ये तो खैर वो जिन्होंने डिसाइड करना है वही करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है एवरी डिपार्टमेंट हमारी जो है ना वो अच्छी रही। दूसरी हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमेशा हम
टॉस जीते भी तो दूसरी टीम को पहले खिलाएं बाद में खेलें। बाद में खेल। इमरान खान साहब ने कल ही मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम को पहले खेलना चाहिए ताकि अंडर प्रेशर ना खेलें, और उसके बाद उनको आइडिया होगा। उनके पास बॉलिंग टीम बहुत अच्छी है, और बॉलिंग की क्या वैरायटी है हमारे पास। देखिए हर किस्म का बॉलर जो है हमारे पास मौजूद है, स्पिनर मौजूद है, फास्ट बॉलर है, हसन अली टाइप के हैं। सही। आज उन्होंने अपना जौहर दिखाया, और ये स्ट्रेटजी जो है खुशकिस्मती से यहाँ भी किस्मत खेल, क्योंकि इंडिया ने टॉस जीत के एक स्ट्रेटजी गलती की कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैट लाइन के लिए, कराया, और उसका भी उनको खुमियाजा भुगतना पड़े। बहरहाल इसकी हम पेशगी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद ही दे सकते हैं। इंशाल्लाह मुबारकबाद भी दे सकते हैं, और हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में। इजहारुल हक साहब कैसे क्या समझते हैं, कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की लक का भी होना पाकिस्तान के साथ बहुत ज़रूरी है, और परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। आज दोनों चीज़ें नजर आई आपको अब तक के खेल में? जी हाँ, किस्मत ने साथ दिया है। इस दफ़ा पाकिस्तान का वक्त ने पाकिस्तान की यावरी की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत रहा है। ये जो इंडिया के एटीट्यूड के बारे में बात की है निज़ामी साहब ने, तो वो इस क्रिकेट मैच को खेल की सूरत में नहीं देखते। वो इसको देखते हैं एक तसलसल में कि पहले मोहम्मद गौरी ने उन्हें तराइन की जंग में शिकस्त दी, फिर महमूद गजनवी ने दी शिकस्त, फिर वो अहमद शाह अब्दाली ने शिकस्त दी, फिर कायद आज़म ने गांधी को शिकस्त दी। तो वो अगर पाकिस्तान मैच जीत रहा हो तो उनके सारे जख्म हरे हो जाते हैं। सही। मुझे याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन लड़का आया तालीम हासिल करने के लिए, तो पाकिस्तानी तलबा थे, उन्होंने उसको बड़ा वेलकम किया, संभाला, जगह दी, उसको लुक आफ्टर किया। तो कुछ अरसे के बाद उसने बड़ी हैरत का इजहार किया। उसने कहा कि मुझे ये एतराफ़ करना है कि मैं जब आ रहा था भारत से तो मेरे माँ बाप ने मुझे सख्ती से कहा था कि किसी पाकिस्तानी के करीब न जाना, लेकिन यहाँ तो मुझे पाकिस्तानियों ही ने संभाला है और पाकिस्तानियों ने मेरी मदद की है। तो वो एक कम्प्लेक्स है भारत को, खाए लड़ाई हो, खा खेल हो, खाए कोई और पानी का मसला हो, एक कम्प्लेक्स है। और जो वो जो तारीख में उन्होंने कुछ मज़े चखे हैं वो हमेशा उनको याद आते हैं। दूसरा, मैं क्रिकेट के कल्चर की बात ज़रूर करूँगा कि इसमें मज़ा ये है कि पूरे मुल्क में एक ख़ास किस्म का कल्चर नफूज कर जाता है। सही कहा। लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों में घरों में जाकर, अहबाब के घरों में जाकर इकट्ठा देखते हैं। ख़वातीन का भी शौक़, जोश व खरोश। मैंने देखा है कि हमारी उम्र रसीदा औरतें जो हैं वो भी क्रिकेट को बहुत समझती हैं, वो भी एक्साइटेड होती हैं। बच्चे छोटे छोटे दुआएं कर रहे होते हैं। कल हम मजाक से कर रहे थे कि वहाँ दुआ करने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन लगता है कि अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ दुआ करने वालों की तादाद तो बेशक कम हो, लेकिन उनकी क्वालिटी जो थी दुआ की वो शायद बेहतर है और अल्लाह को पसंद आ गई है। तो ये जो कल्चर है ये भी एक ख़ास निशानी होती है। खुदा न खास्ता अगर हार जाएं तो फिर एक और मंजर होता है, जीतने की खुशी में एक और मंजर होता है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम आवाम के साथ ये करे कि कल की छुट्टी डिक्लेयर कर दे। ठीक है। घुमर साहब क्या कहेंगे अगर हम थोड़ी छुट्टियां होती हैं वैसे ठीक है, ओपनर्स को अगर देखा जाए तो ओपनर्स की जैसे हमने पार्टनरशिप देखी है, उनकी पार्टनरशिप से ही लग रहा था कि इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी प्रेशर में आ गया है। हमने देखा कि 25 एक्स्ट्रा रन्स दे दिए उन्होंने। देखिए, मेरे लिए अभी भी मिस्टर रमज़ान इज़ द मैन ऑफ द मैच। अभी तक देखा होगा आपने कि जिस तरह एक मैं चांस मिल गया, फखर जमान का चांस मिल गया। अगर आपने गौर से मैच देखा हो तो शुरू के पहले तीन ओवर्स के अंदर 2 शॉर्ट शॉट रन आउट हमारे बच गए थे। 2 रन आउट और एक कैच आउट ऑफ द क्रीज से वो डायरेक्ट हिट नहीं लगी जी, एक कैच। लेकिन अगेन उसके बाद फिर यकीनी तौर पर प्लेयर्स ने खेला तो इसलिए इतना बड़ा स्कोर बना ना। लेकिन मैं अब ये इस मैच की विक्ट्री को और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को जरा थोड़े से डिफरेंट नजर में लेके जाना चाहता हूँ। जी जी। हमारे मोहतरम सेठी साहब ने याद होगा कि 1.5-2 साल पहले ICC के अंदर एक उनका वर्किंग मैकेनिज्म तय हुआ था। वहाँ पे बिग 3 जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वहाँ पे उनकी मोनोपोली है। वो अब कह लें कि उनके पास वीटो पावर है। हमारे साथ ये तय हुआ था कि इंडिया हमारे साथ 6-7 सीरीज खेलेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा मिलती हैं, पैसा बहुत जनरेट होता है। वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली ये हुआ कि इंडिया बैकआउट कर गया। और उसके बाद फिर वो जो चूँकि इंडिया के पास वो बिग 3 के वोट उनके पास हैं, लिहाजा पाकिस्तान की कहीं
वो शनाई नहीं हुई कि हम भागते रहे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। अब हमें करना ये है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जब अपनी ठाप लगा के आ जाते कि हमें दुनिया के अंदर क्रिकेट आती है और चैंपियंस हैं आप, बिल्कुल सही। इस चैंपियनशिप की जीत को लेके इंशाल्लाह जो कि हम जीतने जा रहे हैं, हम सेठी साहब को और शहरयार साहब को जो आईसीसी के फोरम के ऊपर जो हमें नुकसानात पहुंच रहे हैं माली तौर पर और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट, चलो वो तो उसके तो डिफरेंट अवामल हैं ही हैं, लेकिन आईसीसी के अंदर जो पाकिस्तान की से है उसको बढ़ाने के लिए हमें इस जीत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके लिए आप सेठी साहब मेरे ख्याल में पीसीबी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। आप जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब के वो मंजूर नज़र हैं वही बनेंगे। उनको इस जीत को इस्तेमाल करना चाहिए और बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और ओवरऑल जो हमारा आईसीसी के अंदर जो हमारी स्टेटस है उसके लिए। जी ठीक है। ये घुमन साहब, शोएब मलिक की परफॉर्मेंस पर आपका क्या कमेंट है? अब इजहार साहब थोड़ी सी शरारत कर रहे हैं कि शायद सानिया मिर्जा की वजह से वो इंडिया के ऊपर हाथ हौला रखते हैं। नहीं, आज उन्होंने अच्छा खेलने की कोशिश की, वो एक बैड लक उनकी वो कैच पकड़ा गया, लेकिन शोएब मलिक इज अ वेरी गुड प्लेयर। वो हमारे शोएब मलिक साहब अब एक चला हुआ कारतूस नहीं हो गए, उनको चाहिए कि या तो जो टेनिस के मैच हैं उनमें वो बाल पकड़ाने का काम कर लें या फिर सियालकोट में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें कोई मुलाजमत इख्तियार कर लें। ठीक है निजामी साहब, आप भी शार्प कमेंट कर दीजिए, फिर ब्रेक ले लेते हैं। आपको पता है सियालकोटी हूं तो मैं थोड़ा सा मैं उनको सपोर्ट करूंगा, अनाउंस देंगे उनको। हाँ, मैं उनको थोड़ा सा निजामी साहब आप शार्प कमेंट कर दीजिए, फिर ब्रेक ले लेते हैं। यकीनी तौर पे उन्होंने काफी खेल लिया। मैं ये अर्ज करूंगा, बहरहाल वो दुला भाई हैं, अब दुला भाई को क्या कहा जा सकता है? इजाजत मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी 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 निजामी साहब, मैं ज़रा सीरियसली एक बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज। ये है कि आज का दिन पाकिस्तान का दिन है, लेकिन हमें हर चीज़ में चाहे हमारी नज़रियाती सियासी या जिस किस्म की मुखालफत हो, आज ये शेर यार और सेठी साहब का भी दिन है। फेयर होना चाहिए कि अगर वो बोर्ड के चेयरमैन और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं और हम मैच जीते हैं और फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं, ये खाली तुक्का नहीं है कि नंबर 8 से नंबर 1 पे आ गए। ठीक है। उनको थोड़ा सा क्रेडिट दें कि उन्होंने नौजवानों को लेके आए बाबू को रिटायर किया, और ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज भी होना, एटीट्यूड ठीक है भी सर, होना ब्रेक ले चाहिए। लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जोड़े रखेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, करंट सिचुएशन आपको बताते चले। 102 स्कोर हो चुके हैं, 6 खिलाड़ी आउट हैं, 22वां ओवर चल रहा है इस वक्त। और एक मेरे प्रोड्यूसर ने अभी मुझे बताया है कि भारतीय तमाशाई जो हैं वो स्टेडियम छोड़कर गाहे बगाहे जा रहे हैं, स्टेडियम खाली हो रहा है। क्यों ना हो, जैसा कि घुमन साहब ने कहा कि मैच तो बदमज़ा हो चुका, लेकिन हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा निज़ामी साहब, नए कुछ लड़कों का भी एडिशन हुआ है टीम के अंदर, जैसे कि फ़खर जमान है, शादाब हैं, हसन अली हैं, रोमान है। किस तरह से देखते हैं इस एडिशन को आप? इससे पहले मैं आपको बताऊं, जरा अपडेट कर दूं आपको जी प्लीज। कि 104 स्कोर हो चुका हुआ है, अभी 21.5 ओवर हुए हैं, और अब इंडिया के लिए बड़ी अजीब पोजीशन है कि उनका जो करंट रन रेट है वो 4.77 है, बिल्कुल, और उसको इनसे दुगना चाहिए, यानी 8.35, और 28 ओवरों में और 4 विकेटें रह गई, उन्होंने 234 रन बनाने, तो ये तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आपने जो ये नौजवानों की बात की ना, जी जी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है क्रिकेट का, सही। और देखिए सबसे बड़ी जो बात यह है कि उसकी दुनिया भर के जो मीडिया में है उसकी तारीफ़ की गई जब हमने ये 3 मैच जीते ना, ख़ास तौर पे इंग्लैंड से, जी बिल्कुल, कि वीक ए में हम 8वीं टीम से हम नंबर 1 पे आ गए। और इस चीज़ में ये भी तो देखें ना, हम कहते तो रहते हैं कि जी हमारे यहाँ ये ख़राबी वो ख़राबी है, लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि कोई दुनिया की टीम हमारे साथ पाकिस्तान में होम सीरीज़ खेलने को तैयार नहीं। सही। इंडिया तो हमसे वैसे ही खेलने को तैयार नहीं ना, लेकिन ये जो बांग्लादेश जो है, माफ़ कीजिएगा, जिनको हमने क्रिकेट सिखाई और हम जान के एक आध दफ़ा उनसे हारे भी, वो इतने मगरूर और एरोगेंट हो चुके हुए हैं कि वो इंडिया का दुम छल्ला बन के वो हमसे, इंडिया से भी ज़्यादा नफरत करते हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया पाकिस्तान से विज़िट करने के लिए। और क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरमा, ये अफगानिस्तान, ये सारे प्लेयर जो हैं ये पेशावर में क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ जाके उनकी टीम बन गई हुई है, वो भी इनकारी हमसे खेल रहे। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, हमारी लीग क्रिकेट कोई नहीं है,
कोई क्लब क्रिकेट कोई नहीं है, इसके बावजूद जो गलियों मोहल्लों में खेलने वाले लड़के हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें से बहुत सौ को अंग्रेज़ी भी नहीं बोलनी आती, सही। बेचारे को इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। एक ज़माना था कि ये माजिद खान और इमरान खान और ये जो लोग हैं सारे, जी जी ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पैदावार होते थे और बड़ी ऊंची फैमिली से बिलोंग करते थे। बिल्कुल। आज का जो क्रिकेटर है वो बेचारा गरीब आदमी है। आमिर जो है, आमिर जो है ये एक आम फैमिली, बाकी भी लोगों का अगर आप हसन उनके अली। पेरेंट्स को देखें। बिल्कुल। फिर एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी क्रिकेट को 2010 में एक और धचका लगा, वो दो चीज़ें। एक तो ये कि जुए की लत, सही। ये आमिर बेचारे ने ये कहाँ पहुंचा होता अगर इसने ये काम ना किया होता। और हमारा जो उस वक्त कैप्टन था, मुझे उसका नाम पूरा समथिंग बट, जी उसका क्या हाल सलमान था। बट। ये मकसद है कि ये एक जुए, अभी हाल ही में ये भी तो आप क्रेडिट देना बोर्ड को कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, जो अभी बैटिंग का मामला हुआ और उस पर एक बड़ी नो टॉलरेंस पॉलिसी रखी। तो पाकिस्तान की जो टीम है इसकी जो ये आज कारकर्दगी है ना, जी जी ये इंतहाई काबिल तहसीन है। और कम से कम मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि अक्सर प्रोग्राम में भी आपने, मैं कहता रहा हूँ पहले भी, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि इन हालात में पाकिस्तान की टीम इस तरह परफॉर्म कर पाएगी। और ऐसे लगता है कि ये कोई इनको कोई जादू चढ़ गया। एक तो दूसरी तरफ ये जिस तरह आपको याद है ना कि जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ तो उन्होंने कहा कि जी ये जो कार्डिफ की पिच है, जी जी ये तो उन्होंने कराची की तरह बना दी सही। है। और बास गोरे जो हैं उन्होंने कहा कि ये उनका नाम रख दिया कराचिफ, यानी ये पिच ही पाकिस्तान के लिए बनाई गई थी सही। और बेईमानी हुई। आज एक किसी ने मजाकन मुझे ये भेजा है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जीतने की वजह ये है जो गोमन साहब कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी धांधली हुई है कि ये रमज़ान में कराया रमजान में मैच रखवा दिया गया। जी ठीक है इजहार साहब, जैसे कि निज़ामी साहब की बात को अगर लेके जाया जाए तो टीमें जो है वो तो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती, हत्ता कि अफगानिस्तान को अगर देख लिया जाए वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहते। जी हाँ, मेंढकी को भी बाज़ दफ़ा ज़ुकाम हो जाता है। अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दूसरों के कंधे पर हाथ रख कर ये बंदूक चला रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में क्रिकेट का इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि देखें, ये हमारे कौमी हमीयत के लिए एक बड़ा ज़रूरी है कि हम सारे सिलसिले को रीवैम्प करें। एक तो पूरी कौम को चाहिए कि नजम सेठी साहब को और शाहरियार साहब के सामने हाथ बांधें, उनके घुटनों को हाथ लगाएं कि खुदा के लिए अब आप तशरीफ़ ले जाइए। बेशक सेठी साहब को वज़ीर ख़ारजा बना दें। दूसरी बात यह है, दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि जब पूरे मुल्क में ओवरऑल जवाल होगा, जब पूरे मुल्क में अक़रबा परस्ती होगी, क्रोनीइज़्म होगा, दोस्त नवाजी होगी, तो क्रिकेट उससे मुस्तस्ना नहीं हो सकता। सही। और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि कम से कम ये जो मामलात हैं जिनमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की इज्जत जो है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें तो कम से कम वो क्रोनीइज़्म को, अक़रबा परवरी को, दोस्त नवाजी को उसको छोड़ दें। और तीसरी बात जो है वो ये कि हमारा टैलेंट जो है, हमारे लाल और हमारे हीरे जो हैं, हमारे जो जवाहिर हैं, वो मिट्टी में बिखरे हुए हैं। सही। आप कस्बों में जाएं, आप करियों में देखें, आप कस्बों में देखें, आपको ऐसा ऐसा जौहर काबिल मिलेगा कि वो अपनी मुल्क के लिए बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोसेस कोई नहीं है सिलेक्शन का। सही। हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम लोगों को सिलेक्ट कर सकें। और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि लोगों को प्रीटेक्स्ट क्यों दिया जाए कि वो हमारे यहाँ आने से इनकार करें। हमें ये जो अपना अमन व अमान का मसला है इसको कंट्रोल करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। खुदा ठीक के है। लिए हमें ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये जो दहशतगर्दी की नर्सरियाँ हैं, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सकाफत, अपनी खेलों के लिए सही। हम इनसे जान छुड़ाएं, मुल्क में अमन व अमान हो। और ये दहशतगर्दी, ये इंतहा पसंदी, ये अस्करियत पसंदी, ये एक आइडियोलॉजिकल हमने जो सिलसिला बनाया हुआ है, जी जी घर से दाने नहीं ते वो क्या कहते हैं कि घोड़ी खरीदने चले गए हैं, घर में दाने नहीं हैं खाने के लिए, तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा साफ, ट्रैफिक पर सबसे ज़्यादा हादसात पाकिस्तान में होते हैं। और हम कभी चिचनिया को फतह करने जा रहे हैं और कभी लाल किले पर। हमें अपने मुल्क को ठीक करना चाहिए और क्रिकेट भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। गुमन साहब,
पीएसएल का कामयाब इवेंट हमने देखा और उस इवेंट के बाद हमने देखा कि आवाम के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, और आज का जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानी टीम में, क्या वो भी उससे मिलती जुलती एक कड़ी है या इसकी कोई और वजह है? नहीं, यकीनी तौर पे वो पीएसएल काफ़ी एक फैक्टर हुआ है कि जिसकी वजह से अब जाहिर बात है टीमें आ रही हैं वहाँ पे। जिस तरह फ़खर जमां है मेरे ख्याल में लाहौर की तरफ से खेलते हैं, अब वहाँ से इनका टैलेंट का पता चला, टीम में आ गए। बात वहीं पे आ जाती है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो ढांचा है वो आप देखें ना कि पिछले 8-10 साल में उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। हमारे सियालकोट में स्टेडियम दुनिया की बेस्ट फास्टेस्ट एवर वहाँ पे पिच कंसिडर किए जाते हैं, उसको पर्थ की पिच के कहा जाता है कि उसके हिसाब से उतनी तेज़ पिच है। उस स्टेडियम का बड़ा गर्क है गुजरांवाला में, हैदराबाद में और इस तरह के छोटे छोटे शहरों में, शेखुपुरा में बहुत ज़्यादा स्टेडियम बहाल हुआ करते थे। अब उन स्टेडियम का कोई हाल नहीं है। फोकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पीसीबी का वो है कि जी रिसोर्सेज जनरेट किए जाए, पैसा कमाया जाए। अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन वही है कि टैलेंट हंट है, लोगों के ऊपर लगाएं, जो आम लोगों के थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दे दें। हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद में कोई आपको रीजनेबल क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल का मैच करवा सकें। रावलपिंडी का स्टेडियम है, वहाँ पे कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन वो जाके उसके इर्द गिर्द के हालात देखें तो ये पूरा जिस तरह इजहार साहब ने कहा कि उसको रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हों। अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारे हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, लेकिन जब किसी डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें थोड़ी मेरिट पे होंगी, थोड़ा सा कंपटीशन होगा, तो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सही। और आज हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पूरी दुनिया के सामने हम खेल रहे हैं। और मैं बेशक मैं बिल्कुल नहीं क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आज के दिन का क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन ये तो हमने भी देखा कि हम 8वें नंबर से ऊपर गए हैं। उससे पहले जो हमारा इंटरनेशनल जो सारा कैरियर रहा है, पिछले हमारे मैचेस का रिजल्ट रहा है ओडीआई में, पिछले 4-5 साल में सबके सामने है। तो वो चीज़ें सारी नज़र में रखनी चाहिए और इनको लेके इससे सबक सीखे हमें आगे की तरफ जाना है। ठीक है, निज़ामी साहब, मेरिट की बात भी बजा है, लेकिन अब पीसीबी को क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए? क्या छोटे शहरों में जाना चाहिए, कच्ची गलियों में जाना चाहिए, वहाँ से हीरे तलाश करने चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। मेरे को जी प्लीज। इजहार साहब की बातों से लगा कि शायद उनका ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम हार गई है, इसलिए नजम सेठी को भी सजा देनी चाहिए, शेरियार को भी देनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इसको अंग्रेजी में एक कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपको पता है कि मैं तो कई दफ़ा इनका बड़ा वर्स्ट क्रिटिक हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के परफॉर्मेंस के बाद ये आर्ग्यू करना कि जी इस बोर्ड की छुट्टी करा दी है, ये बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एक और पहलू है जो मेरे जहन में आता है कि मैं उसका ज़रूर जिक्र करूँ जी जी कि क्रिकेट के ऊपर आपको पता ना, एक दफ़ा डॉक्टर इसरार होते थे, उन्होंने फतवा दे दिया था कि ये फोश है और ख़िलाफ़ इस्लाम है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान की बिनाए इतिहाद है। अगर आप मुझसे पूछें कि आप चाहे खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, चाहे सिंध की गलियों में चले जाएं, कराची की गलियों में चले जाएं, पंजाब के किसी हिस्से में चले जाएं, बलूचिस्तान के चले जाएं, एक क्रिकेट जो है इसमें कोई रंग व नस्ल और किसी चीज़ की वो चीज़ नहीं है। सही। और ये गेम जो है सारे पाकिस्तान को यूनाइट करती है। तो यकीनन इसमें मेरिट बेस्ड भी होना चाहिए, इसमें सरमाया भी लाना चाहिए। और आइडियली स्पीकिंग मैं घुमन साहब और इजहार साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इसका हेड जो है आइडियली वो ज़हीर अब्बास जैसा आदमी जो क्रिकेट को जानता भी हो, जिसको अबजद नहीं पता हो, खाली कमर्शियलिज्म नहीं कि हमने PSL करा के माल बहुत लूट लिया। तो अगरचे PSL का फ़ायदा ये हुआ है, जैसे कुछ प्लेयर जो हैं वहाँ से निकल के आए हैं और उन्होंने आके आज परफॉर्म किया, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें काफ़ी कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इजहार साहब ने कहा ये दहशतगर्दी वाला मसला, तो ये तो इजहार साहब, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल ईवल्स ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर बिजनेस ले लें, सियासत ले लें, बाकी चीज़ें ले लें, और वो तब तक ठीक नहीं होगा जैसे आपने कहा, जब तक हम अपने जो फरसूदा किस्म के सिक्योरिटी पैराडाइम, फरसूदा किस्म की खारजा पॉलिसी, जी जी, एक ऐसी बातें जो अब सारी दुनिया ने रद्द करती हुई हैं, उनको आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो क्रिकेट के दंगल की तो हमने बात की, क्रिकेट का दंगल तो जारी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। एक दंगल वो भी है जो पाकिस्तान में सियासत के मैदानों में भी चल रहा है। PTI के रहनुमा है फवाद चौधरी, वो कहते हैं कि मुल्क में कभी भी किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या कोई तहरीक आ सकती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने एनालिस्ट से बात करेंगे कि क्या आइंदा दिनों में कुछ ऐसे हालात मुतवक्के हैं। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, अब इसहाक डार और रहमान मलिक भी जो JIT है उसके सामने पेश होने जा रहे हैं और रहमान मलिक ने ये कहा है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे इस JIT के ज़रिए। ये तमाम तर सूरत हाल इसको मद्देनज़र रखते हुए नून लीग नए वज़ीर आज़म की तैयारी करे? नहीं, ये उससे पहले तो आप बात कर रही थी फवाद चौधरी की। जी प्लीज़। वो उनका बड़ा बयान दिलचस्प है। वो कहते हैं कि 22 तारीख को फैसला आ रहा है जून को, जी जी। और बस किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और किसी तारीख का ऐलान भी हो सकता है। जी। ये या तो सावन के अंदे को हरा ही हरा नज़र आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको नहीं मालूम। भाई सबसे पहले तो बात यह है कि तब तक तो जो JIT की जो वो है मुद्दत ही नहीं ख़त्म होगी। दूसरी ये है कि उसके बाद जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था जी जी। कि ये जब रिपोर्ट देती है बेंच को अपनी, तो आया ये बेंच जो है इसको सुनेगा, कोई नया बेंच बनेगा, क्योंकि फैसला तो उन्होंने करना है। सही। तो ये इतनी जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है। दूसरे ये है कि अगर इसकी जो वर्स्ट केस सिनारियो तो ये हो सकती है ना कि मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएं, सागडार भी हो जाएं, कोई और भी 1-2-4 लोग हो जाएं, लेकिन PMLN की जो पार्लियामेंट्री अक्सरियत है अगर वो बरकरार रहती है, जी। जिस तरह के भी बरतानिया में हुआ है, वो थेरेसा मे आ गई हैं, चाहे वो अच्छी प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं, वो अलग बहस है, तो वो मामला जो है अभी चलेगा। दूसरा आपने पूछा है कि ये इसहाक डार साहब को बुला लिया उन्होंने और रहमान मलिक को। शायद और किसको बुलाया जी उन्होंने? रहमान मलिक को। रहमान मलिक को। जी। अब रहमान मलिक साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर थे जरदारी की, जो जरदारी साहब की जो हुकूमत थी उसकी। जी जी बिल्कुल। और मैं उनको ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है मुझे बताएं ये आप कि वो पहले ही बता चुके मैं जी सारा कच्चा छठा बयान कर दूँगा। उनका तो कैबिनेट में मजाक ही ये था कि वो चमचा अव्वल हैं और वो एक किस्म के यानी जो ज़ाती मामलात हैं ना, माली मामलात फैमिली के, वो भी उन्हीं के ज़िम्मे थे। तो मैं तो ये इनको रहमान मलिक साहब को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी देता का। अलबत्ता इसहाक डार साहब जो हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट होगी अदीबा पेपर के हवाले से। फिर ये मैं सुन रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि उनको बड़ा टॉर्चर वॉर्चर किया गया और उनसे बयान हल्फी, वो क्या कहते हैं उसको, बयान जो अंडर ड्यूरेस लिया गया, वो लीगल हैसियत नहीं है। इसहाक डार से मेरा ज़ाती तल्लुक़ भी है। ये सही है बात कि वो जब वो अटक जेल में थे तो काफ़ी परेशान भी थे और वो जेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और चीखे मार मार के रोते थे। और जब वो ये साइन करके वापस आए तो गुलबर्ग में अपनी कोठी में हाउस अरेस्ट में चले गए और मैं उनको मिलता रहा वहाँ। तो वो एक डील तो हुई थी, अब उसकी क्या हैसियत है, उसकी जो बयान जो है उसका, ये तो JIT ने ही इसका तयन करना है। ठीक है। अगर तो JIT कहती कि ये बयान जो है ये ठीक है और ये कोई अंडर ड्यूरेस नहीं है और इसकी लीगल हैसियत है, फिर खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं मियां नवाज शरीफ की और फैमिली के केस में। ठीक है इज़हार साहब, हसन नवाज, हुसैन नवाज, उसके बाद बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और अब इसहाक डार, रहमान मलिक को बुला लिया गया है। क्या मुल्की सियासत में कोई बड़े चेंजेस देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ये तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है, क्योंकि JIT ने जो काम करना है वो तो करना है। रहमान मलिक के बारे में बात करते हैं जी। रहमान मलिक साहब का जो सारा किस्सा है, जो मामला है JIT में आने का, उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो वही है जिसकी तरफ निज़ामी साहब ने इशारा किया कि उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी शोहरत, उनकी उमूमी रेपुटेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। उनके माली मामलात जो हैं वो मुबहिम हैं और बहुत ज़्यादा शफाफ नहीं हैं। उनका जो कैरियर का आगाज़ था वो एक बहुत ही आम से मुलाजमत से हुआ, जिसके बाद वो सिफारिश से और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर FIA में ऊपर गए। फिर एक वजारत दाखिला में, मुझे सारा याद नहीं है लेकिन घुम्मन साहब की मेमोरी अच्छी है, वजारत दाखिला में बाकायदा कुछ किया गया कागजात में जिसकी वजह से उनको कोई ख़ास तरक्की मिली। जो भी है, एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो रिपोर्ट उनके पास है उसका उनकी शख्सियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो रिपोर्ट उन्होंने ख़ुद तैयार नहीं की, वो रिपोर्ट इदारों ने तैयार की है
वो एक महकमे थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, FIA थे या और दूसरे जो महकमे थे, वो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, इसलिए उनकी शख्सियत का इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तीसरा पहलू बड़ा दिलचस्प है, वो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात। अब तक हम लोग ये समझते रहे हैं और आमतौर पर यही समझा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अंदर एक इत्तेहाद है और ये एक दूसरे को कुमक देते हैं, और पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते कि नून लीग वाले या ये जो शरीफ ख़ानदान है जी। ये इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि उसके बाद फिर उनकी बारी पीपल्स आएगी। पार्टी की बारी है। तो अब ये रहमान मलिक साहब जो आ रहे हैं, तो ये एक लिटमस टेस्ट है। अगर ये खुलकर वो रिपोर्ट पेश करते हैं और खुलकर जिस तरह उन्होंने दावा किया है टफ टाइम देते हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब पीपल्स पार्टी का अंदर खाने जो इत्तेहाद था नून लीग के साथ, अब वो एक दूसरे को बचाने का कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, वो अब खत्म हो गया है। तो देखना ये, लेकिन जरदारी जरदारी साहब साहब don't be too बहुत sure. बड़े खिलाड़ी हैं, वो कोई इत्तेहाद पता अब नहीं है PTA कि के वो साथ आखिरी वक्त रहमान मलिक को कहें कि नहीं हमने इनकी मदद करनी है और हम इनको बिल्कुल इस तरह नहीं, वी डोंट वांट टू थ्रो देम आउट इन कोल्ड, ये कर सकते हैं। तो इसलिए अभी कुछ पता नहीं है कि रहमान मलिक साहब आकर किस किस्म का परफॉर्मेंस दें और क्या मंजरनामा हो। ठीक है घुमत साहब, कितना ये प्रेशर तीन देख रहे हैं इन पहलू थे जो पेशियों मैंने पर? पेश किए। जी घुमत साहब, कितना प्रेशर देख रहे हैं इन तमाम तर पेशियों पर हुकूमत के ऊपर? देखें इसमें ये देखें दो जो चीज़ें क्लियर करने वाले, अभी निज़ामी साहब ने कहा, अब वो देखें जो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मेंबर की जजमेंट आई हुई है ना, उस हिसाब से जो स्पेशल बेंच है ये किसी भी वक्त फैसला दे सकता है। ये इस चीज़ का बिल्कुल ये नहीं है कि वो 60 दिन का इंतजार करेंगे। जजमेंट में लिखा हुआ है कि किसी भी मौके के ऊपर ये 3 मेंबर जो स्पेशल बेंच है समझता है कि JIT ने इनफ काम कर लिया कि जिसकी फाइंडिंग पे बेस करके वो कोई फैसला दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। 22 तारीख को गालिबन जवाब देना चाहूंगा। अगले 2 हफ्ते के बाद उन्हें रिपोर्ट जमा करवानी है, तो शायद फवाद चौधरी साहब उसके हवाले से कर रहे हैं, चूंकि तब तक काफी काम हो चुका होगा, हो सकता है वो दे दें। बाकी जो इस्लामाबाद के अंदर वो खबरें चल रही हैं वो ये है कि जी शायद अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, वहाँ में ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि अगर खुदा न खास्ता फैसला हमारे अगेंस्ट आता है तो फिर उसका नेक्स्ट क्या करना है, अर्ली इलेक्शन में जाना है या कि फिर रिप्लेसमेंट लाई जाएगी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के होते हुए वो अपने बाद किसी और को लाते हैं या नहीं लाते वो तो यकीनी तौर पर उन्हीं का फैसला है। अब जहाँ तक बात है रहमान मलिक साहब का जो केस है, उन्होंने ये जो रिपोर्ट हुई थी उस टाइम मेरे ख्याल में वो DG FIA भी नहीं थे, वो इनफरादी हैसियत में उनकी रिपोर्ट है। और ये इजहार साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, हमने देखा कल जो हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3-4 वो नंदीपुर का केस, वो NICL का केस और एक दो और करप्शन केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने का जिक्र किया। खुदा का खौफ करें, आप 2008 से पंजाब में हैं, फेडरल में 2013 से हैं, तो ये इन करप्ट लोगों को पकड़ना मैंने, इजहार साहब ने तो नहीं पकड़ना है ना, आप नहीं पकड़ना है, गवर्नमेंट में तो आप में है, ये तो तफ्तीशी इदारे आपके ज़ुम्मे है ना, FIA को लगाएं, उनको पकड़ें। और अभी ये जो रहमान मलिक साहब कह रहे हैं तो वो भी 2008 से 2013 में वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास थी, तब ये रिपोर्ट भी उनके पास थी। तो ये सारे हमारी आंखों में ये धूल ये झोंक रहे होते हैं। निजामी साहब आपकी बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं, उनका भी जवाब ले लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं उनकी। मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लेने दें। देखिए ये जो टेंशन है यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर वो काफ़ी बड़ी हुई है और उस हवाले से आप आने वाले दिनों के अंदर ईद के बाद देखिएगा कि पाकिस्तान की सियासत तो पहले ही गर्म है लेकिन और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है निजामी साहब का कमेंट लेंगे, डिटेल में लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। एक और कैरेक्टर भी आ गया है मैदान में, जो है डेप्यूटी डायरेक्टर हैं साबिक FIA के इनामुर रहमान साहब। क्या JIT उन्हें बुलाएगी या बुलाना चाहिए? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जीत के बहुत करीब है, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आखिरी विकेट बची है इंडिया के पास। निजामी साहब, हम अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं, आप प्लीज कमेंट कीजिए। जी बताइए किस बात मौजू पे बात कर रही हैं आप घुमत साहब की किसी बात का जवाब देना चाह रहे थे। अच्छा जी वो मैं भूल ही गया, वो मैं ये कहना चाह रहा था जी प्लीज कि जो फवाद चौधरी साहब हैं और PTI के पास लोग बड़ी स्पेसिफिक
इनसाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं JIT की हैपनिंग्स के बारे में, उनको ये भी पता होता है कि जी 22 जून को फैसला आ जाएगा, उनको ये भी पता होता है कि नवाज शरीफ को किस दिन बुलाया जा रहा है, इससे पहले कि फॉर्मली ऐलान होता है, डार साहब को भी बुलाया जा रहा है। तो ये कोई JIT के मेंबर हैं फवाद चौधरी साहब या और कोई PTI का आदमी, सही। ये मेरे नज़दीक ये JIT के अंदर कोई बड़ी लीक है। आपको पता ही है कि इमरान खान साहब सियासतदान भी बड़े अच्छे हैं और ये जो क्या कहना चाहिए जो बैक चैनल हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। आपको पता है 2014 में जनरल पाशा जो थे DG ISI, उनके साथ बड़ा गहरा रब्ता था और 2014 में जो कमांडर थे, कोर कमांडर, वो ये थे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। अगर ये इन्होंने उस वक्त मूव नहीं किया, नहीं तो मियां नवाज शरीफ की शायद छुट्टी हो जाती। अच्छा, दूसरा आपने वो पूछा मुझसे जो फॉर्मर डायरेक्टर FIA के बारे में। जी जी, इनामुर रहमान। फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका? सर डेप्यूटी डायरेक्टर हैं FIA के, इनामुर रहमान। बाकी हाँ, आपने कहा कि उनको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, सिर्फ मैं एक पहलू पे, उसमें एक जावेद कियानी साहब का नाम है। जी बिल्कुल। जावेद कियानी है, आजकल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के सदर हैं गालबन, है क्या है। ये साहब जो हैं, इनके बारे में मुझे इल्म है कि मुशर्रफ के दौर में इनको उठा लिया गया इसी इल्ज़ाम में जिसका इन्होंने जिक्र किया, और इनको बड़ा सख्त टॉर्चर किया गया, इनको गाड़ी के पीछे बांध के घसीटा गया, और लेकिन इसके बावजूद इनसे कुछ नहीं निकला। उसके बाद इनकी थोड़ी सी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी फ़र्क आया। तो अब अगर दोबारा वो आके करेंगे, मुझे तो लगता है कि ये 93 से लेके अभी तक खामोश बैठे रहे या मुशर्रफ के दौर में उन शायद कुछ इनपुट देते रहे हों। ये भी आजमा लेना चाहिए, लेकिन JIT जो है वो उसका मजाक बन जाएगा अगर मैं भी कहूँ जी मेरे पास ये है, मुझे बुला लें आप, और फलां को भी बुला लें और इसको भी बुला लें। तो JIT को काम जो है ना एक सुपीरियर कोर्ट की तरह करना चाहिए कि सुपीरियर कोर्ट का आम है वो। इस तरीके से नहीं कि वो एक बयान दे दें, इमरान खान साहब उसकी तौसीक कर दें, उसके बाद उसको बुला लिया जाए। फवाद चौधरी साहब से पूछना चाहिए कि बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं उनको, क्योंकि पहले खबर मिल जाती। निज़ामी साहब, ये जो गुफ्तगू हमारी जारी है इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जीत चुका है और हमारे जो चैनल है वहाँ पर भी इसका खूब जश्न मनाया जा रहा है। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस क्राउड, और अपनी जो गुफ्तगू है उसका हम सिलसिला जारी करेंगे। इजहार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जो नया कैरेक्टर आया है इनामुर रहमान का, किस तरह से देखते हैं आप इस कैरेक्टर को? देखिए, इनामुर रहमान सेहरी साहब ने जो अभी इनफैक्ट ही हैज़ स्टेज्ड अ कमबैक, जिस तरह वो अपीयर हुए हैं, मुझे ये तो नहीं मालूम कि JIT उनको बुलाएगी या नहीं, लेकिन मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो सिविल सर्विस में मेरे बैचमेट रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त, और उनके बारे में मैं ये बात भी बता दूँ कि वो बड़े लायक लिखने पढ़ने वाले अफसर थे और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। सही। जराइम पर उनकी बहुत किताबें हैं, अंग्रेज़ी में उन्होंने तारीख़ पर किताबें लिखी हैं, और पंजाब के कल्चर पर उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं। बहुत मेहनती और ज़हीन अफसर थे। जब ये अचानक गायब हो गए तो हमें ये तो मालूम अंदाज़ा था कि कोई इस किस्म का केस था, लेकिन कम अज़ कम मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नवाज़ शरीफ की इंक्वायरी कर रहे थे। जो उन्होंने अपनी फेसबुक पर ये भी लिखा है कि आज उनको फ़लाँ TV वाले बात करेंगे, कल फ़लाँ वाले बात करेंगे, शाम को फ़लाँ वाले बात करेंगे। अगर वो इतना इसरार कर रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उनके इस दावे को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अबव एवरेज और बहुत लायक अफसर थे। मेरा ख्याल है कि वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर उन्होंने ये जो कहा है कि मैं तो 70 साल का हूँ, अब इस वक्त वो उम्र के जिस हिस्से में हैं, उनको कोई शोहरत या कोई इस किस्म की चीज़ का शौक या उसकी तलब तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में तो JIT को ये भी इत्माम हुज्जत के लिए उनको बुला लेना चाहिए, और जो सिक्योरिटी मांग रहे हैं वो देनी चाहिए, और उनके पास जो कुछ है वो JIT को सामने पेश कर दें। ठीक है। घुमत साहब, इजहार साहब कह रहे हैं JIT को उन्हें बुला लेना चाहिए। क्या समझते हैं इनामुर रहमान साहब जो हैं, ये इनके जो इंकशाफात हैं हुकूमत को कोई टफ टाइम देने जा रहे हैं? देखिए जी, एक तो अगेन मैं आई विल रिवर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 5 रुकनी बेंच की, उसके तहत वो किसी भी पाकिस्तानी शख्स को, किसी भी पाकिस्तानी इदारे को कहीं से भी वो हेल्प ले सकते हैं
अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले के अंदर उनको किसी से कोई मदद की अगर ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं। वो मुझे बुला सकते हैं, आपको बुला सकते हैं, नईमुर रहमान को बुला सकते हैं या और किसी शख्स को बुला सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि वहाँ से उनको मदद मिल सकती है। जिस तरह अभी वो बाहर की दुनिया में भी जिस तरह जजमेंट में लिखा गया है कि वो इंटरनेशनल ऑडिट फर्म्स को भी के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए वसाइल भी उनको दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं थोड़ा सा वो पहले वाली बात आऊँगा, फवाद चौधरी, वो थोड़ा सा उनका जो बयान है मेरे ख्याल में हम गलत पढ़ रहे हैं। उसमें उन्होंने बयान दिया है कि 22 जून के बाद किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। वो 22 जून को क्योंकि तीसरी रिपोर्ट जमा होनी है JIT की तरफ से, वो शायद उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं। और बाकी मेरा इसमें थोड़ा सा मैं कोई तो एहतराम के साथ निज़ामी साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम काफ़ी आगे आ गए हैं। अब वो जो फौज का इनडायरेक्टली के जी फलाना कोर कमांडर या फलाना DG ISI और फलाना ये करेगा, वो अब काफ़ी आगे निकल गए हैं। अब मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो गया, हमारी सिविल सोसाइटी काफ़ी वाइब्रेंट हो गई है। मेरे ख्याल में अब पुराने ज़माने हो गए। अब JIT एक खालिस्तान अदालती अमल है, इसको ये कंप्लीट हो जाए, टाइम खत्म हो चुका है, सजावार होगा उसको सजा मिल जाएगी। मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ? जी निजामी साहब आप भी अपना शार्प कमेंट दे दीजिए। आगे चलना चाहिए और बिल्कुल टेंशन नहीं देनी चाहिए। जी मैं ये अर्ज करूँ कि घुमन साहब की जो बातें हैं इनके मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो, इसके लिए तो दुआ करते हैं हम। बाकी रहा जो इजहार साहब ने कहा है, वो जानते हैं कि बड़े माकूल आदमी हैं और काबिल आदमी हैं, लेकिन अब वो जिस उम्र के अशरे में पहुंच गए हैं, इसको उर्फ़ आम में मैं ख़ुद भी शायद पहुंचने वाला हूँगा जल्द, 17-72 कहते हैं। तो अल्लाह फजल करे JIT पे भी और पाकिस्तान पे भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का, आरिफ निज़ामी साहब, इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन एक दफ़ा फिर से 92 न्यूज़ की जो तमाम टीम है उसकी तरफ से, न्यूज़ रूम की जो टीम है उसकी तरफ से पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान ये मैच जीत गया है और पहली दफ़ा ICC चैम्पियन बन गया है। चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के सर पे ये ताज आया है। हमारी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। स्मैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।